नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज का अखबार बहुत महत्वपूर्ण है। आज के अखबार में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि अखबार के थ्रू आप इंटरव्यू की भी तैयारी कैसे करेंगे। जब मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ तो इंटरव्यू में आप देखते होंगे कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका लिव इन रिलेशनशिप पे क्या ओपिनियन है, आपका ट्रिपल तलाक पर क्या ओपिनियन है ना, आपका जो पैलेस्टीन इजराइल कन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर क्या ओपिनियन है। तो जो ओपिनियन आप बनाते हैं वो कैसे आप बनाते हैं उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इस अखबार को मेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या फॉर्डर मेंस के लिए है और क्या क्या फॉर्डर कुछ प्रीलिम्स के लिए भी है क्या, उसको देखते हैं। जैसे आज के आप इंडियन एक्सप्रेस को पलटेंगे तो पहले वर्ल्ड व्यू दिया हुआ है, उसके बाद पहला पेज दिया हुआ है। तो पहले पेज पे जो जो न्यूज़ रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। रामलला का स्थापना हो रहा है, इसको आप देखिएगा। अभी आप देखिए कि ईरान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या है कैसे है आप उसको पढ़िएगा। क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसको नोट्स बनाएंगे कि ईरान और पाकिस्तान का युद्ध का क्या कारण है। बिल्कुल नहीं नोट्स बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, ये हमारे सिलेबस से बिल्कुल नहीं रिलेटेड है, क्योंकि इसमें इंडिया पार्टी नहीं है। तो यूजुअली जब तक इंडिया उसका पार्टी नहीं होता है तब तक डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं होता है। तो आप इसका नोट्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे। पढ़ना जरूरी है, हाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारा भी स्टेक है, हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप पढ़िएगा, नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा। ये रामलला पर नोट्स बनाना है क्या, बिल्कुल नहीं, कूड़ा है। आप ये सब पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा। पहला पेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। आप ये पूरा अखबार पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, रामलला पर नहीं बनाएंगे। फिर वर्ल्ड व्यू देखते हैं। ये सब कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, इसको आप पढ़ते चलिए, सब कोई काम का नहीं है। पर यहां पर आप देखिए कि बहुत दिन से साउथ चाइना सी का इशू चलता है। और याद रखो कि साउथ चाइना सी कोई भी स्टेट कमीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ चाइना सी क्या प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पर मेरे पास कुछ फॉर्डर रेडी होने चाहिए, पीटी और मेंस के लिए दोनों। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल में चलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करिएगा, कैसे आप इंटरव्यू के लिए ओपिनियन बनाते हैं, कैसे आप स्टैंड भी लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमको स्टैंड लेना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल लेना है, कैसे लेना है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। अब ध्यान से देखो साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है। बहुत दिन से चाइना और फिलीपींस में लड़ाई चल रही थी, किस चीज को लेकर, साउथ चाइना सी में टेरिटरी को क्लेम को लेकर। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि साउथ चाइना सी में क्यों टेरिटरी को लेकर क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी को देखोगे तो यहां पर प्लेयर्स कौन कौन है। आप चाइना को देख रहे हो, वियतनाम को देख रहे हो, आप इंडोनेशिया को देख रहे हो, आप फिलीपींस को देख रहे हो, ऊपर आप जापान को देख रहे हो। ये सब इसके प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो हम जब पढ़ना स्टार्ट किए तो हमको समझ में आया कि भाई पहली बात तो यह है कि लड़ाई किस बात की है। यहाँ पर देखो ये सोल है, स्प्रेसिल है, ये सब सोल्स को भी तुम ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। सोल्स मतलब क्या होता है, सैंड बार्स, मिट्टी का ढेर। तो आप सोचेंगे कि सर सैंड बार्स के लिए इतनी लड़ाई क्यों, भाई यहीं पर वो मिलिट्री बेस बनाता है, कोई भी देश यहीं पर मिलिट्री बेस बनाएगा। तो जब पढ़ना स्टार्ट किए तो हमको समझ में आया कि भाई लड़ाई आखिर में होता क्या है, कुछ तो लड़ाई होगा। तो कुछ लोग बोलेगा कि सर हिस्टोरिकल क्लेम है, उतना मजा नहीं देता है कि हिस्टोरिकल क्लेम है उसके चलते लड़ाई हो रहा है। अभी उसको डिस्कस करेंगे। पहले तुम देखो कि जो साउथ चाइना सी है, जो ये तुम्हारा साउथ चाइना सी है, जब तक जापान अपने उफान पर था, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार तक जापान का वर्चस्व रहा है पूरे विश्व में। जब जापान का पूरे विश्व में वर्चस्व रहा है तो साउथ चाइना सी में जापान की तूती बोल रही है। जब जापान की तूती बोल रही है तो चाइना क्या है, म्यूट स्पेक्टेटर है, वो कुछ नहीं कह रहा है। जापान सारे टेरिटरी पर क्लेम कर रहा है, जापान ड्राइविंग सीट पर है। जापान बोलता है कि साउथ चाइना सी में मैक्सिमम हक मेरा, हर हक मेरा है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर पाता है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की करारी हार होती है और एक नया सिस्टम निकल कर आता है। फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे चाइना पावरफुल होना स्टार्ट होता है। जब पावरफुल होना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो क्लेम करना स्टार्ट करता है। अब वो बहुत पावरफुल हो चुका है तो अब वो एसर्ट करना स्टार्ट कर रहा है अपने टेरिटरी पर। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि अब चूंकि चाइना पावरफुल हो गया है तो वो क्लेम कर रहा है। चाइना क्या प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो 1982 में एक ट्रीटी साइन होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज इसको बोलते हो। यूएन क्लॉज क्या गलती करता है, बोलता है कि जो भी आपका देश का टेरिटरी है, अगर मेरा मानते हैं कि टेरिटरी ऐसा है तो मेरे टेरिटरी से
200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी डिस्टेंस रहेगा वो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी कर सकते हैं। सारा लड़ाई का जड़ यही स्टेटमेंट है। तुम चाइना का टेरिटरी देखो, इस ड्रैगन नालायक देश का ऐसा ऐसा टेरिटरी है पूरा भयंकर रूप से। जब ये यहां से 200 नॉटिकल माइल्स जोड़ता है तो बोलता है ये मेरा हो गया। जब यहां से ये जोड़ता है, यहां से जोड़ता है तो बोलता है ये मेरा हो गया। फिर ये यहां से अगर जोड़ेगा तो ये बोल देगा कि ये सब मेरा हो गया। यहां से जोड़ा तो ये सब मेरा हो गया। तो इवन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ही जो है जड़ है, लड़ाई का जड़ यही है। उस 200 नॉटिकल माइल्स को तुम तो भाई ऐसे जोड़ लिए, तो अब ये सब जो देश है छोटे मोटे देश, ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ, तुम तो अपना जोड़ लिए। अब मलेशिया कह रहा है कि भाई तुम्हारा तो उतना पर है, ये मेरा भी तो 200 नॉटिकल माइल्स में आ गया। जब मेरा 200 नॉटिकल माइल्स में आ गया तो इस पर ये भी क्लेम करना स्टार्ट किया। फिलीपींस कहा कि तुम यहां से तो भाई नाप लिए कि ये मेरा है, पर तुम यहां से भी तो देखो कि मेरा भी तो ये टेरिटरी है। तुम्हारा तो 180 नॉटिकल माइल्स पे है, मेरा तो 10 नॉटिकल माइल्स पे है। तो दोनों का नॉटिकल माइल्स टकराने लगता है। और चूंकि इसका कोस्ट बहुत बड़ा है चाइना का, तो ये इधर भी है, 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 सब जगह 200 नॉटिकल माइल्स पे सारा आइलैंड को अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर देता है। और जो छोटे छोटे देश हैं मानते हैं कि चाइना से इसकी दूरी 180 नॉटिकल माइल्स है, और यहां से इस देश से इसकी दूरी मात्र 80 नॉटिकल माइल्स है। तो भाई लड़ाई का तो आपने घर पैदा कर दिया ना। ये कह रहा है कि मेरा है, ये कह रहा है कि मेरा है। तो यही मेन लड़ाई का जड़ है। अब देखो, पहली बात तुम देखो कि चाइना और फिलीपींस में क्या किस बात की लड़ाई है। इस आइलैंड को लेकर लड़ाई का घर है। क्या लड़ाई का घर है? इस जो आपका, एक सेकंड मुझे पेपर को थोड़ा सा साइड करने दो। हाँ, अब देखो ये जो आइलैंड है, फिलीपींस कहता है कि भाई इट इज एट अ थ्रू अवे डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस। चाइना कह रहा है कि भाई मेरे भी 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गया। तो ये चाइना कह रहा है कि मेरा है, फिलीपींस कह रहा है मेरा है। और ये जो सैंड बार है जिसको तुम सोल कहते हो, इस पर वो मिलिट्री बेस बना रहा है। अब मिलिट्री बेस क्यों बना रहा है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आइलैंड आप जिसको अभी आप देख रहे हो, इस आइलैंड को चाइना क्या कहता है? चाइना इसका नाम रखा है अलग सा नाम, रीन अल रीफ चाइना कहता है। इसी आइलैंड का नाम फिलीपींस क्या कह रहा है? आयुंगिन सोल है। अमेरिका भी आ गया। अमेरिका बोलता है कि इसका नाम वो ना तुम्हारा नाम है ना मेरा नाम है, इसका नाम सेकंड थॉमस सोल है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये भी पूछ सकता है कि ये कौन देश कहता है इसको, फिलीपींस क्या कहता है, सेकंड थॉमस सोल, क्योंकि कंटिन्यूअस न्यूज इन ट्रांजिशन है और इस पर खूब लड़ाई हुई है। अभी इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग टेंशन को कम करेंगे। अब हुआ क्या कि इस 200 नॉटिकल माइल्स के तहत ये जो चाइना है पहले 11 लाइन खींचता है, तो उसको बोलता है 11 डैश लाइन। वो 11 डैश लाइन क्या कह रहा है? 11 डैश लाइन के तहत 200 नॉटिकल माइल्स वाला परिकल्पना को पूरा कर दिया कि ये सारा चीज़ जो है हमारे टेरिटरी के अंदर आ गया। तो भाई सब आइलैंड पर अपना कब्जा मार लिया। उसके बाद उसको मॉडिफाई करता है और बोलता है 11 डैश लाइन छोड़ दीजिए, 9 डैश लाइन मान लीजिए, और 9 डैश लाइन के अंदर जो जो टेरिटरी आएगा वो सब चाइना का टेरिटरी है। ये लड़ाई का घर है। अगर एग्जाम में पूछता है कि 9 डैश लाइन किससे संबंधित है, तो याद रखना साउथ चाइना सी से संबंधित है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है कि फिर तुम बोलोगे कि सर ये जो स्टैंड बार है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है, क्या मामला है ये स्टैंड बार का, क्यों लड़ाई हो रही है, स्टैंड बार पे क्या कर लोगे? कुछ लड़ाई नहीं है मेरे बंधु, यहाँ पर वो मिलिट्री बेस बनाएगा। चाइना क्यों मिलिट्री बेस बनाएगा? अब देखो सारा खेल किस बात का है। सारा खेल मेरे जान इस बात का है कि यहाँ पर जो भी ट्रेड होता है पूरे विश्व का तकरीबन 55 से 60% ट्रेड, ये जो हम आंकड़ा बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बोल रहे हैं, 55 से 60% जो ट्रेड है वो इस रूट से पास होना है। ये जो तुम रूट देख रहे हो, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हो, यहाँ से पास होना है। जितना तेल का पास होना है यहीं से होना है। अब 55 से 60% ट्रेड यहाँ से पास होना है। दूसरी बात है कि इस साउथ चाइना सी में अगर तुम देखोगे हाल के दिनों में यहाँ पर अकूत भंडार ऑफ ऑयल मिला है, अकूत भंडार ऑफ नेचुरल गैस मिला है। अब चाइना क्या कहता है कि ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। वो तो तेल हंगरी देश है, वो तो वायल और नेचुरल गैस हंगरी देश है। तो ये बोलता है कि मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया। तो दो मुख्य कारण है, एक तो 55 से 60% ट्रेड इसी रूट से जाता है। जब अगर ये यहाँ पर मिलिट्री बेस बना के रखेगा, मानते हैं कि यहाँ पर आइलैंड पर मिलिट्री बेस बना दिया,
तो अगर मलेशिया इसको चोक करना चाहता है या सिंगापुर इसको चोक करना चाहता है तो नहीं करेगा, फटाक से अपने वेसल को भेज के, नेवी को भेज के उसको अनचोक कर देगा। तो मिलिट्री बेस क्यों बना रहा है? क्योंकि ट्रेड पर वो कंट्रोल चाहता है। अगर चाइना से कोई देश लड़ा तो जाकर चोक कर देगा, तो पूरा विश्व का ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो रेड सी का चोकिंग हो रहा है। जब भी आप चोक कर देंगे ट्रेड को तो आप क्या कर देंगे, सामने वाला को निगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आ जाएंगे, और जब भी आप निगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आ जाएंगे तो आपको अपर हैंड हो जाएगा, है ना। तो आप निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं। जैसे युद्ध के केस में कहा जाता है कि जो भी लोग ऊंचाई को पकड़ लिया, जो चाइना को हम लोगों ने खदेड़ा, गलवान वैली से क्यों भागा चाइना, हम लोगों ने पीक को ऑक्युपाई कर लिया, हम लोग निगोशिएटिंग टेबल पे अपर हैंड पे चले गए, और जैसे हम निगोशिएटिंग टेबल पर अपर हैंड पर चले गए वो बैक करेगा और हम उस पर एसर्ट करेंगे, है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित। तो जब तक ताकत नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। क्यों? ट्रेड पर कंट्रोल करना चाहता है। क्यों साउथ चाइना सी को चाहता है? यहाँ पर अकूत नेचुरल रिसोर्स मिला हुआ है, यहाँ पर अपना ओएनजीसी भी प्लेयर है, वो भी खनन कर रहा है। तो ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण वो वहां पर टकरा रहा है। अगर तुम देखोगे तो चाइना का रिलेशन सब देशों से खराब है। जापान के साथ भी उसका रिलेशनशिप खराब है। क्यों जापान के साथ उसका रिलेशनशिप खराब है? जापान जो है, एक जो आइलैंड है उसको कहता है, जापान नाम रखा है सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू आइलैंड जापान कहता है, और उसी चीज को ये क्या कहता है, चाइना क्या कहता है, दियाओ द्वीप कहता है। इसीलिए आप देखोगे कि क्वाड में हम लोग सब लोग मेंबर हैं। जो चाइना से लड़ाई जापान का भी है, हमारा भी चाइना से लड़ाई है, तो हम लोग एक टेबल पर आ जाते हैं कि चलो इसको पहले ठीक किया जाए, और इसी पे जेनेसिस बन रहा है इंडो पैसिफिक कॉपरेशन का, है ना, कि पैसिफिक रीजन में हमको कॉपरेट करने की जरूरत है। क्योंकि जापान से भी टकराया हुआ है सेनकाकू द्वीप को लेकर, वहां भी चढ़ाई करते रहता है। हम लोग यहाँ भी बॉर्डर पे चढ़ाई कर रहा है गलवान वैली में। तो चाइना एक एग्रेसर है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। द कंट्री इटसेल्फ इज एन एग्रेसर। ये मुख्य कारण है। तो अगर तुम बोलोगे, अगर होशियार लड़के हो तो हमसे बोलोगे कि सर मानते हैं कि अगर चाइना इसको चोक कर दिया तब हम क्या करेंगे। अगर चाइना चोक कर दिया तो ट्रेड कहाँ से होगा? तो देखो यहाँ पहले तुम्हारा ट्रेड रूट ये था, ऐसे तुम आ रहे थे, ऐसे ट्रेड कर रहे थे, अब तुमको घूम के ऐसे ट्रेड करना पड़ेगा। यहां पर कौन सा है ये, या यहां पे कौन सा है, लिखने दो, सुंदा स्ट्रेट है। लेकिन तुम देखो कि डिस्टेंस बढ़ गया, और जैसे डिस्टेंस बढ़ गया हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, है ना। तो सुंदा स्टेट के थ्रू हम लोग फिर इंटर करेंगे और फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, जहां जाना होगा जाएंगे। तो सुंदा स्टेट कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अब एक तो हमको और बताओ, एक लोम्बोक स्टेट है। लोम्बोक स्टेट किस किस देश के बीच में प्रेजेंट है हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे, मतलब किस देश में प्रेजेंट है? इंडोनेशिया, चाइना, जापान, फिलीपींस। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, है ना। थोड़ा सा इंटरेक्टिव हम लोग इसको बनाते हैं। जब इसको सर्च करोगे, थोड़ा सा मैप देखना, अपने भी मेहनत करोगे ना, तो एक बार मैप अपने खोल के देखो तो याद रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान तुम रखना, ठीक है। चलो, यही मेन है साउथ चाइना सी का इशू क्या चल रहा है। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। पहला पेज पूरा पढ़ोगे आप, उसके बाद ये सब प्रचार है, हमारे कोई काम का नहीं है मेरे बंधु, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। एसबीआई प्रचार कर रहे हैं, देखो चीफ जनरल मैनेजर साहब प्रचार कर रहे हैं कि हमसे होम लोन लीजिए, सब बिना कमीशन का होम लोन देंगे। अपने बिहार वगैरह में ज़्यादा है, जबकि मुंबई वगैरह में जाओगे ना, मुंबई या साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे कमीशन खोरी कम है, ना के बराबर है। यहाँ पे तो एजुकेशन लोन पे 10% लिए बिना नहीं देगा। जो यथार्थ है उसको तो मानने में ही भलाई है, और आप लोग चूँकि बिहार के हैं तो आपको हमको पता है कि एकदम इससे सहमत हो जाएंगे। रामलला का मत पढ़ने लगना भाई। देखो प्रधानमंत्री जी स्टाम्प पेपर रिलीज किए हैं, इसको देख सकते हो, सब टाइम पास है। अब देखो आर्टिकल में आओ, और अब इंटरव्यू वाला बात बोलते हैं। देखो एएससीआर रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कल हम बहुत डिटेल में बता दिए हैं, तो अब इसको कुछ भी मत करना। इस आर्टिकल से तुमको कोई भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। जो बताना था हमने कल वाले वीडियो में अपने बता दिया है, वीडियो डिस्कशन में, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, समय मत बर्बाद करो अखबार में। 40 से 45 मिनट मोर देन इनफ है। बाकी जो टाइम मिलता है उसको तुम स्टैटिक और मेंस आंसर राइटिंग पर ध्यान दो। मेंस आंसर राइटिंग पर ध्यान दो, अपने स्टैटिक सेगमेंट को मजबूत करो, अखबार को एंजॉय मत करना। हम जो कल एएससीआर पर वीडियो बना दिए वो मोर देन इनफ है। अब तेहरान इस्लामाबाद का वीडियो, इस सब नोट कुछ नहीं बनेगा। मणिपुर का बहुत दिन से चल रहा है, खेला खत्म, कुछ नहीं है अखबार में। इस आर्टिकल को खुद तुम पढ़ोगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इस सब कोचिंग वाला पे जो फाइन मारी हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखे हैं, जितना मॉक इंटरव्यू का कैंडिडेट है सबको बता देता है। हम लोग भी अपने वेबसाइट पर जाकर डाले हैं, देखना
उसमें हम लोग कोर्स लिखते हैं। वैल्यू सिस्टम के नाम पर तो जीरो है। आप किसी को पकड़ लीजिए और बोलिए कि मेरा स्टूडेंट है, उस समय तक आप बीपीएससी का कोर्स भी स्टार्ट नहीं किए थे। क्या स्थिति है? फेक काम करके कितना दिन लास्ट करोगे भाई? अगर ऐसा होना होता, अगर फेक प्रचार पर होना होता, तो देश का सबसे बड़ा कोचिंग एक एएलएस कोचिंग था, वो बना होता, इतना प्रचार करता था। क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको क्या है कि तुमको खुद पढ़ना है, होमवर्क है तुम्हारा, इस पर पढ़ोगे। तुम्हारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, ठीक है, एग्जाम के लिए, इसको खुद पढ़ोगे। अब देखो यहाँ से क्या निकालोगे, ये डेरेक ओब्रायन है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद, यहाँ से 2 फैक्ट निकालना है ना। रेलवे पर फैक्ट निकलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना GS2 का पेपर में टॉपिक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 पॉइंट निकालना। उस आर्टिकल को पढ़ोगे तो 2 फैक्ट निकलेगा। जब भी बुलेट ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना कि बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर को बनाने में 200 करोड़ रुपया लगता है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उसका 1 किलोमीटर बनाने में 23 करोड़ रुपया लगता है। तो जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, हम लोग का कितना खर्चा होता है, 14 से 16% ऑफ द GDP हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट में खर्च कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज कितना है, 8% ऑफ द GDP। तो तुम सोचो कि इंडिया इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहा है। एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि मानते हैं कि कोई सामान 100 रुपया में हुआ, दिल्ली से उसको पटना भेजने में 110 रुपया लग गया। अगर उतना ही डिस्टेंस को अगर चाइना में भेजना होता तो 100 रुपया का सामान था, चाइना 108 रुपया में भेज देता उतना ही चीज को। तो कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको 108 रुपया फाइनल लागत आई, हमारा 110 रुपया फाइनल लागत आया। मानते हैं कि 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ा तो 120 में जनता को सामान बेचा, ये 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ा तो 118 रुपया पे जनता को सामान बेचा। तो जो जनता है, सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको लेगा कि इसको लेगा? ऑफ कोर्स इसको लेगा। तुम कितना भी वोकल फॉर लोकल करते रहो, तुम कितना मेक फॉर इंडिया करते रहो, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। नहीं कम करेंगे तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है, कितना भी प्रचार प्रसार किया जा सके। तो एक फैक्टर ये याद रखना, एक फैक्टर ये याद रखना, ये तीनों जो चीज़ है बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से हमने डॉक्यूमेंट को लिया है, तुम यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लिया ₹200 करोड़ रुपया और 23 करोड़ रुपया पर किलोमीटर हमने यहाँ से लिया है। और इस आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं है, सारा कूड़ा है। पर 2 फैक्ट को तुम निकाल के रख लेना, एक जगह एक नोट्स बनाना जहाँ पर कुछ तुम्हारा इंफ्रा से रिलेटेड फैक्ट रहेगा, तो यहाँ पर जॉट डाउन हम लोग भविष्य में भी करते चलेंगे। एक पेज ही पूरा इंफ्रा के लिए देना, कुछ फैक्ट एंड फिगर रहेगा जो इंट्रो में यूज करेंगे, बॉडी में यूज करेंगे, कंक्लूजन में यूज करेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर इतना तो है, हमको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बता दो। सब कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। राहुल जी प्रचार कर रहे हैं, न्याय यात्रा पर निकाले हुए हैं। भाई साहब यादव जी बिहार गए हुए हैं, ठीक है। चलो, हाँ, एक तो तुम पढ़ना सेंसेक्स और निफ्टी की बात है, तो सेंसेक्स और निफ्टी अभी हम रेजोनेंस में पढ़ा ही रहे हैं तुम लोग को, हम और डिटेल में इसको अभी पढ़ाएंगे, जैसे वो इंश्योरेंस सेक्टर उठाएंगे तो पढ़ाएंगे। इसको पढ़ लेना, नोट्स बिल्कुल मत बनाना, कोई काम का नहीं है। ये देखो, ये वाला आर्टिकल पढ़ना तुम, ठीक है। अब यहाँ से इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, सोमनाथ मंदिर कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे इन्विजन होता है, कैसे अकबर अलाउ करता है, फिर औरंगजेब उसको कंप्लीटली नॉट अलाउड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल में तुम बेसिकली देखोगे तो जब इसका उद्घाटन होता है तो राजेंद्र बाबू को बुलाया जाता है। जैसे अभी राम मंदिर में क्या बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उस समय देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेहरू प्राइम मिनिस्टर है। तो जब लड़ाई होता है, आपको याद रखना कि राजेंद्र बाबू एक टावरिंग पर्सनालिटी है, नेहरू के बराबर के कद के सरदार पटेल हैं, के मुंशी गुजरात का बड़ा नेता है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर को चेकमेट करने के लिए बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता अवेलेबल थे, वो चेकमेट करते थे, क्योंकि उनका भी स्वतंत्रता संग्राम में उतना ही योगदान था जितना पंडित नेहरू का था। वो उतना ही दुलारे थे जितना पंडित नेहरू दुलारे थे। तो राजेंद्र बाबू भी गांधी जी के उतने ही प्रिय थे। गांधी जी ने कहा कि सरकार सोमनाथ मंदिर को रिनोवेशन में खर्च नहीं करेगी, हम लोग जनता से पैसा लेंगे, जनता खर्च करे, सरकार अपने पैसा को हेल्थ पर खर्च करे, एजुकेशन पर खर्च करे। अब यहां से देखो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब पंडित नेहरू को पता चला कि राजेंद्र बाबू मुख्य अतिथि बन के जा रहे हैं या उद्घाटनकर्ता बन के जा रहे हैं सोमनाथ टेम्पल का, तो बोलते हैं कि आप मत जाइए, आपको नहीं जाना चाहिए, एक गलत मैसेज देगा। यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है क्या, अभी डिस्कस करेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए कि नहीं, इसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पर नेहरू बोलते हैं कि आप मत जाइए,
राजेंद्र बाबू चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? राजेंद्र बाबू के अपने तर्क हैं, नेहरू के अपने तर्क हैं। द प्राइम मिनिस्टर थॉट दैट द पब्लिक ऑफिशियल शुड नेवर पब्लिकली एसोसिएट विद द फेथ एंड श्राइन। अगर आप इसके पक्ष में हैं इंटरव्यू पे, तो आप ये बोलेंगे कि मैडम या सर, यूजुअली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट द पब्लिक ऑफिशियल शुड publicly associate with any faith or shrines, be it mosque, be it gurudwara, be it mosque, be it gurudwara, be it temple, क्योंकि सिंबॉलिकली इट विल पोर्ट्रे अ बैड इमेज। तो ये एक सिंबॉलिक मूव होगा कि हमें जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं जाना चाहिए मंदिर में, मस्जिद में, मॉस्क में, गुरुद्वारा में, पब्लिकली नहीं जाना चाहिए। इट मे अपियर टू बी वेरी सिंबॉलिक मूव, बट विदाउट सिंबोलिज्म डेमोक्रेसी साउंड्स हॉलो। ठीक है, तो हमने अपना तर्क रखा कि हाँ, हमको नहीं जाना चाहिए क्योंकि विदाउट, एक सिंबॉलिक मूव है, बट विदाउट सिंबोलिज्म, विदाउट टोकनिज्म, डेमोक्रेसी साउंड्स हॉलो, डेमोक्रेसी खोखला साबित होगा। नेगेटिव क्या है जो बोला कि नहीं एकदम जाना चाहिए? ये राजेंद्र बाबू क्या कहते हैं? आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड ऑन ओकेजन विजिट अ चर्च, मॉस्क, दरगाह एंड गुरुद्वारा। केवल हम मंदिर ही नहीं जा रहे हैं, हम अजमेर शरीफ में चादर भी चढ़ाने भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी चादर चढ़ाने के लिए भेजे हैं, तो आप ये उनको नहीं कह सकते कि केवल मंदिर से ही एसोसिएट हो रहे हैं। दरगाह पर चादर भी तो चढ़ाने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी भेजे हैं अजमेर शरीफ। तो इनका कहना है कि हम चर्च भी जाते हैं, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम मॉस्क भी जाते हैं, तो आप मुझे मंदिर जाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वह मेजोरिटी है, इसलिए आप मेजोरिटी को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका तर्क है। तो आपके पास दोनों तर्क हो गया, पर अब आपको स्टैंड लेना होगा कि ये भी तर्क ठीक है, एक सिंबोलिज्म का है, विदाउट सिंबोलिज्म डेमोक्रेसी साउंड्स हॉलो, और एक नेगेटिव तर्क है कि भाई आप जा सकते हैं, हम सब तरफ जा सकते हैं। देखो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर का राम मंदिर जाना या अयोध्या जाना इनकरेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है। क्या यह सेकुलरिज्म पर आघात है? बिल्कुल भी नहीं आघात है। आप ये एकदम बिना लाव लश्कर के बोलेंगे, क्योंकि जो भी चीज संविधान सम्मत है, जो भी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है, आप उस पर स्टैंड लेंगे, आप उसको गलत साबित नहीं करेंगे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का जाना सेकुलरिज्म पर आघात है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं आघात है, अब इसको हम देखते हैं। देखो, देयर आर टू मॉडल्स ऑफ द सेकुलरिज्म। एक जो मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म है, दैट इज अ वेस्टर्न मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या कहता है कि स्टेट शैल बी सेपरेट, स्टेट इसको लिखो ऐसे, सेपरेशन ऑफ स्टेट। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है, जो वेस्ट में है, कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। स्टेट अलग है, स्टेट आपका ये है, और रिलीजन अलग है, दोनों अलग है। स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। बट व्हाट इज द इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म? इंडियन फॉर्म ऑफ द सेकुलरिज्म इज सर्वधर्म संभव। अभी इसको डिस्कस करते हैं, क्या है सर्वधर्म। ये कीवर्ड है, और सेकुलरिज्म पर दबाकर क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, है ना। सर्व, इसको अपने नोट्स में डालो, सर्वधर्म संभव, ये कीवर्ड है। द इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज सर्वधर्म संभव। द इंडियन फॉर्म ऑफ द सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? द इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज डज नॉट मीन दैट द स्टेट इज इररिलीजियस। Indian form of the secularism does not mean that the state is anti-religious. The Indian form of the secularism means the state is non-religious. अब सबका मतलब समझाएंगे, ये सब कीवर्ड है। ये बिल्कुल नहीं मतलब होता है कि स्टेट इररिलीजियस है, यह बिल्कुल नहीं मतलब होता है कि स्टेट एंटी रिलीजियस है, स्टेट नॉन रिलीजियस है। अब ये क्या मतलब होता है? देखो, इंडियन फॉर्म ऑफ द सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। हर जो धर्म है उसको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार क्या देती है? बुजुर्गों को घुमाने के लिए सरकार ट्रिप पर लेकर जाती है। तो अमरनाथ यात्रा अगर हिंदुओं के लिए लेकर जा रही है, तो आपको जब हज पिलग्रिमेज कराती है मुसलमानों को, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐतराज होना चाहिए। आपके भी सीनियर सिटीजन को भारत सरकार और राज्य की सरकार हज पिलग्रिमेज कराती है। स्टेट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। स्टेट इज ट्रीटिंग दिस रिलीजन एंड दिस रिलीजन इक्वली। इट इज ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन ऑन द इक्वल पेडेस्टल।
but the state is not separate from the religion. State is involved in the religion, but a state is not giving preference to the one religion over the other religion. So a state is non-religious because it is not relating to any religion. It is treating all the religions equally. But a state is not anti-religious because it is getting involved in the religion, because religion is the part of our culture, religion is the part of our conscience. बात समझ में आई? यहां पर स्टेट और रिलीजन एकदम अलग है, पर यहां स्टेट और रिलीजन में एक कॉमन एरिया है, सर्वधर्म संभव का मामला है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? स्टेट इज ट्रीटिंग द मेजोरिटी इक्वली। आपके पास भी अजमेर शरीफ में आपको चादर चढ़ाए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी भेजे हैं चादर, क्या दिक्कत है आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशनली इज इट एन अटैक ऑन द सेकुलरिज्म? नो, इट इज नॉट एन अटैक ऑन द सेकुलरिज्म। Ideally, ideologically, you can differ, but constitutionally, the prime minister is completely correct, है ना? इस तरह से बात रखना है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।